सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को दी हाथरस भगदड़ की ग्राउंड रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कैसे हुआ हादसा, बोले जिम्मेदार दोषियों पर होगी कार्रवाई। हाथरस हादसे के बाद एक्शन में सरकार। रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की निगरानी में हादसे की न्यायिक जांच के आदेश है। एडीजी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन। हाथरस एसडीएम ने डीएम को सौंपी प्राथमिक जांच रिपोर्ट और रिपोर्ट में बाबा के निजी सुरक्षा कर्मियों को बताया जिम्मेदार। बाबा के सुरक्षा गार्डों ने की थी धक्का मुक्ति। हाथरस हादसे में मरने वालों की संख्या 121 हुई। घायलों का इलाज जारी। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। लखनऊ में सरेराह छात्रा पर शोहदे ने एसिड फेंका। बचाने में भाई भी चपेट में आया और दिन दहाड़े एसिड अटैक की घटना से हड़कंप। बलरामपुर में दिन दहाड़े एलआईसी एजेंट पर फायरिंग की गई। गंभीर हालत में युवक को लखनऊ रेफर किया गया। गोलीकांड के पीछे मामूली विवाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान और सबसे बड़ी और अहम खबर का जिक्र जिसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हर तरफ बिखरी लाशें, जगह जगह तड़पते लोग, सत्संग स्थल से लेकर पूरे रास्ते तक और यहां तक कि अस्पताल तक में तवे की तरह तपती धरती पर छटपटाती इंसानियत। हाथरस में जिसने भी ये मंजर देखा उसकी रूह कांप गई। और एक साथ इतने लोगों की मौत की खबर जब जिला प्रशासन को होती है, राज्य सरकार तक पहुंचती है, तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को भी एक्शन में आना पड़ता है। और हादसे के बाद पूरे इलाके से लेकर हाथरस के अस्पताल तक का मंजर दिल को कचूट देने वाला था। जगह जगह लोगों की लाशें पड़ी थी। जो बच भी गए वो अपनों की तलाश कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर सत्संग करने वाला बाबा नारायण साकार हरि कहाँ है। और ये सवाल आज भी यक्ष प्रश्न की तरह बना हुआ है। हादसे के बाद से बाबा लापता है और बाबा के सेवादार भी। सवाल है कि आखिर उन्हें कौन बचा रहा है। आखिर आयोजन में लापरवाही की जिम्मेदारी जिला प्रशासन पर कब तय होगी। क्या लापरवाही के जिम्मेदार जिले के डीएम, एसडीएम और जिले के कप्तान नहीं हैं? अगर हैं तो फिर एक्शन में देरी क्यों? यूपी की राजधानी लखनऊ से करीब 380 किलोमीटर दूर हाथरस के गांव में भोले बाबा का सत्संग था और पहले से ही इस सत्संग के पोस्टर छप चुके थे और सत्संग के लिए गांव के ही एक खुले खेत को चुना गया था। मंगलवार सुबह से ही हाथरस के आसपास भारी गर्मी और बेहद तेज उमस थी और इस उमस भरे माहौल में सत्संग की जगह पर यूपी, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली से करीब 1.25 लाख भक्त सत्संग में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। लेकिन सत्संग खत्म होने के बाद जैसे ही बाबा नारायण साकार वहां से निकला, वहां मौजूद भक्तों की भीड़ वहां से निकलने के लिए या यूं कहें कि बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए दौड़ पड़ी। और फिर वो हुआ जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया। मंगलवार को भोले बाबा का सत्संग ठीक ठाक निपट चुका था। सत्संग निपटाने के बाद अब बाबा का काफिला वापस लौट रहा था। भीड़ बहुत ज्यादा थी, रास्ता एक, लिहाजा बाबा के काफिले को निकालने के लिए श्रद्धालुओं के रैली को रोक दिया गया और इत्तेफाक से तब तक बहुत से श्रद्धालु तेज गर्मी और उमस के चलते बेहोश हो चुके थे। उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकालना चाहते थे, लेकिन बाबा के काफिले की वजह से उनका रास्ता रुका हुआ था और बस यहीं से भगदड़ की शुरुआत हुई। एक ऐसी भगदड़ जिसमें एक बार जो गिरा फिर वो उठ नहीं पाया और हमेशा के लिए सो गया। गिरने वालों में ज्यादातर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग थे। देखते ही देखते हजारों पांव तले 100 से ज्यादा जिंदगियां कुचल गईं। अब रास्ते पर हर तरफ बस लाशें पड़ी थी। तबाही, मौत, चित्कार और कंदरन की तस्वीरें यूपी के हाथरस से सामने आई। हाथरस के सिकंदराव इलाके में एक सत्संग में भगदड़ के भूत ने ऐसा कोहराम मचाया कि देखते ही देखते पूरे इलाके में लाशें ही लाशें बिछ गईं। अब इसे शासन की और प्रशासन की लापरवाही कहें, सत्संग के आयोजकों की नासमझी या फिर कुछ और। सिर्फ एक काफिले से आगे निकलने के चक्कर में लोगों के बीच ऐसी अफरा तफरी मची कि देखते ही देखते इस अफरा तफरी ने भगदड़ की शक्ल अख्तियार कर ली। ये सत्संग एक बाबा का था, नाम है नारायण हरि साकार।
और अब इन बाबा के अनुयायियों का रेला कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि इस एक अकेले सत्संग में करीब 1.25 लाख लोग पहुंचे थे और इतनी भीड़ के बीच इस भीषण उमस भरी गर्मी में बदइंतजामी के आलम में कई लोगों की हालत पहले ही बेहोश हो जाने की जैसी थी। ऊपर से भगदड़ मचते ही मानो मौत के पंजे ने यहाँ लोगों को कुचलना शुरू कर दिया और इस भगदड़ का सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं और बच्चे हुए, जो भागने की कोशिश में नीचे गिरते गए और ऊपर से भीड़ उन्हें कुचलती हुई आगे बढ़ती गई। सवाल है, आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? जिस बाबा के सत्संग में मौत का तांडव हुआ, वो बाबा अब तक फरार क्यों है? आखिर क्यों आयोजन में लापरवाही की जिम्मेदारी जिला प्रशासन पर कब तय होगी? क्या लापरवाही के जिम्मेदार जिले के डीएम, एसडीएम और जिले के कप्तान नहीं हैं? अगर हैं, तो फिर एक्शन में देरी क्यों? स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो हाथरस घटना में लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। हाथरस घटना में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने घटना पर दुख जाहिर करते हुए कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ हर एक पल की अपडेट साझा कर रहे हैं। सभी बिंदुओं पर लगातार जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी इस वक्त हमारे साथ में हैं बातचीत करने के लिए, और जिस तरीके से हाथरस में घटना घटी है उसको लेकर के लगातार जो है लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सर, हाथरस में अब तक जो है 126 लोगों के ऊपर मौत हो गई है। वहाँ दुखद घटना है और मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री जी पहुंच भी रहे हैं, घायलों से मिलेंगे, मृतक जो परिजन है उनसे मिलेंगे। सरकार पूरी तरह से दुखी परिजनों के साथ खड़ी है और कैसे हुई घटना, क्या कारण है, उसकी जांच हो रही है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। एफआईआर में अभी तक जो है उनका बाबा का जो है नाम नहीं इंक्लूड किया गया है और उन सर जांच का विषय है, उसके बाद होगी। तो ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में राकेश सचान जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है संज्ञान ले रहे हैं और इस घटनाक्रम को लेकर के अभी जांच के बिंदु है। जांच होने के बाद में एफआईआर में अगर नाम बढ़ते हैं तो वो बढ़ाए जाएंगे। कैमरामैन अदिति तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। हाथरस कांड में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने के न्यूज पर खास बातचीत करते हुए कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और मामले में जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। हाथरस में हुई घटना के बाद सबको झकझोर के रख दिया है। ऐसे में लगातार अब सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हैं। सर, लगातार अब विपक्ष भी के लिए उठा रहा है इस पे कि इस पे जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से, और किस तरीके 121 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है वहां पे। देखिए, बहुत ही दुखद और गंभीर घटना के लिए हृदय विदारक घटना है, जिसके लिए हमारी सरकार ने कल ही बहुत ही संवेदनशीलता का परिचय दिया और सरकार की संवेदना उन सब परिवारों के साथ हैं जिनके परिवारीजन खोए हैं या जिनका परिवारीजन गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन परिवारों के साथ खड़े हैं हम लोग, और दुख की घड़ी में सरकार उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। निश्चित रूप से जैसे ही घटना का कल माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में पता चला, तत्काल आपने देखा होगा कि 3 माननीय मंत्रियों को वहीं कैंप करने के लिए भेजने का काम किया गया। प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को वहीं स्थायी रूप से कैंप करने के लिए भेजा गया। तत्काल 2 उच्च अधिकारियों की टीम बना करके घटना की 24 घंटे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदारी जांच करके देने की सौंपी गई, और साथ ही साथ तत्काल परिवार के मृतकों के लिए, घायलों के लिए एक सहायता राशि भारत सरकार ने भी कल ही स्वीकृत करने का काम किया, प्रदेश सरकार ने स्वीकृत करने का काम किया। और संवेदनशीलता इस बात से देखी जा सकती है कि माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने के बाद तात्कालिक रूप से वहाँ घायलों के सहायतार्थ उस जनपद में, आसपास के जनपदों में एम्बुलेंस भेजने का, समुचित इलाज का प्रबंधन का कार्य किया गया। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीमों को तत्काल भेजा गया। और है कि एफआईआर लॉन्च होती है, लेकिन एफआईआर में बाबा का नाम नहीं संलिप्त किया जाता है, बाकी उनके सेवादार होते हैं, उनके नाम लिखे जाते हैं, लेकिन वो एफआईआर नामजद नहीं होती है। देखिए, कल की एफआईआर एक विषय कांस्टेबल की या जिसकी तरफ से भी है, वो विषय अलग है। लेकिन विवेचना में, जांच में जो भी तथ्य आएंगे,
जो भी वास्तविक स्थितियाँ होंगी उसके मुताबिक कोई भी बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, बाबा हो, बिना बाबा हो, गरीब हो, अमीर हो, नेता हो या साधारण व्यक्ति हो, कोई भेदभाव पक्षपात नहीं होगा। जो घटना में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करने में कतई हिचकेगी नहीं। तो ये थे हमारे साथ में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से घटना घटी है उसको लेकर के सरकार हमारी पूरी तरीके से खड़ी हुई है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं जो है वहां पर जा करके इन सारी चीज़ों का देख रहे हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अदिति तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। इस हादसे में शिकार लोग रायबरेली भी पहुंचे, जहां पर इसी बीच ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। मृत व्यक्तियों का पोस्टमार्टम किया गया है। 5 उसमें अभी अज्ञात डेड बॉडीज हैं, उनकी शिनाख्त की जा रही है और सभी मृतक जिनका पोस्टमार्टम हो गया है उनको सुव्यवस्थित ढंग से गाड़ियों से उनके घर तक पहुंचाने का इंतजाम कर दिए गए हैं और सभी को घर के लिए रवाना कर दिया गया है। सत्संग ऑर्गेनाइज करने वाले भोले बाबा और बाकी लोग सर फरार हैं, नहीं मिल रहे हैं। एक्शन प्लान क्या है उत्तर प्रदेश सरकार? आप इंतजार करें, जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसमें न्यायिक जांच के साथ साथ शासन उच्च स्तरीय जांच भी करा रहा है। प्राथमिक रिपोर्ट शीघ्र से शीघ्र मिलने वाली है। जैसे ही रिपोर्ट हमारे सामने आएगी हम सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसमें किसी को भी बख्शेंगे नहीं, चाहे जितनी पहुंच का व्यक्ति हो। छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान बहुत ही दुखद है, हृदय विदारक घटना है, मैंने पहले ही कहा है। और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो पूरे प्रदेश में, इस बात की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो उसको रोकने के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों इस बात की सर्कुलर जारी करके उनको आदेश दें कि हर स्थिति में हम ऐसी घटनाओं को रोकेंगे और इस घटना में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। कितने मृतक समझाए? अभी कुल 118 व्यक्तियों का पोस्टमार्टम किया गया है। 5 डेड बॉडीज अभी अज्ञात हैं, उनकी शिनाख्त की जा रही है और कुल 20 व्यक्ति हमारे पास अभी विभिन्न अस्पतालों में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक को आप सुन पा रहे थे। हाथरस घटनाक्रम को लेकर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए नजर आए। शिनाख्त करने की कोशिशें लगातार जारी की गई और शिनाख्त के बाद जो शव हैं उनके परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। साथ ही एक्शन प्लान क्या होगा, आखिर जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन कब लिया जाएगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। हाथरस हादसे का शिकार महिला और हादसे में भगदड़ का शिकार महिला जो गंभीर रूप से घायल हुई, वो भगदड़ में कई महिलाओं के पैर भी टूटे। महिलाओं को अलीगढ़ के दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला का इलाज जारी है। लालगंज कोतवाली के अंदर लोधीपुर उतरावा की रामश्री पत्नी रामशंकर के बारे में पता चला है कि इस घटना में घायल हुई हैं, तो उनके घर पे लोगों को भेजा गया है, पता किया जा रहा है। जैसे आगे कोई डिटेल मिलेगी आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। और इसी बीच बड़ी खबर हाथरस से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। हाथरस हादसे को लेकर घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। 118 लोगों का पोस्टमार्टम किया गया है और शिनाख्त कर उनके अपनों को ये शव सौंपे गए हैं। हाथरस से बड़ी खबर। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ के बाद करीब 121 लोगों की मौत हुई। सत्संग में ज्यादातर महिलाएं शामिल थी और आपको बता दें कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। हाथरस में जान गंवाने वाले लोगों में पीलीभीत की एक महिला भी शामिल रही। पीलीभीत के थाना पूरनपुर के बंगार गांव की रहने वाली ये राम देवी बताई जा रही हैं, जो कि रामदीन की पत्नी है। सोमवार को हाथरस में आयोजित मेले में बाबा के सत्संग में शामिल होने के लिए पहुंची हुई थी और मंगलवार को सत्संग के दौरान अचानक भगदड़ मची और इसके बाद भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पीलीभीत की रहने वाली राम देवी भी शामिल थी।
खबर बदायूं से है, जहां हाथरस हादसे में 6 लोगों की मौत के बाद क्षेत्र में मातम छाया हुआ है। अपनों की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बदायूं में बने 2 आश्रमों में सन्नाटा पसरा हुआ है और बदायूं में साकार विश्व हरि के 2 आश्रम हैं, जिनमें दूसरा आश्रम दिल्ली रोड पर है। हादसे की जानकारी के बाद ही सेवादार आश्रमों में ताला डालकर फरार हैं। पुलिस आश्रम पहुंची तो उन्हें ताला लटकता हुआ मिला है। तो हादसे को लेकर लोगों की नाराजगी, और ऐसे में जो 2 आश्रम हैं, बदायूं के 6 लोग इस हादसे का शिकार हुए और इसको लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है और सेवादार जो हैं वो अपने आश्रम से गायब हैं। तो बाबा के ये 2 आश्रम जिनमें आप देख पा रहे हैं, सेवादार ताला लगाकर फरार हैं। खबर मैनपुरी से। नारायण साकार हरि बाबा के बारे में जब उनके अनुयायी से पूछा गया तो कोई भी कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब ज्यादा प्रयास किया गया तो उनके 2 अनुयायियों ने कहा कि बाबा जी सुबह हाथरस में समागम के लिए यही प्रवास स्थल से गए और उसके बाद 1:30 बजे समागम खत्म हुआ तो बाबा भी लगभग 2:30-3 बजे के करीब यहीं अपने प्रवास स्थल पर आ गए और ये भी कहा कि अंडरग्राउंड नहीं हुए हैं, वो यही तब से मौजूद हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। कानपुर प्रेस क्लब में वरिष्ठ पत्रकार संजय त्रिपाठी की पुण्यतिथि पर जैन समाज के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सहित अन्य सम्मानित लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली। और इस अवसर पर प्रेस क्लब अध्यक्ष सरस वाजपेयी ने बताया कि हर वर्ष 3 जुलाई को वरिष्ठ पत्रकार संजय की पुण्यतिथि में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें शहर के पत्रकार और समाजसेवी हिस्सा लेते हैं। कोरोना काल में उनकी दुखद मौत हो गई थी। हमेशा अखबार जगत में लोगों को बढ़ाने, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहे। जिस दिन ये सुबह सुबह खबर मिली है कि संजय का ऐसे ऐसे मंदिर से लौटते समय हो गया, तो हम व्यक्तिगत एक बड़े भाई होने के नाते, बाकी अखबार जगत से जुड़े होने के नाते, जितनी क्षति हमको पहुंची उतनी शायद कम पत्रकारों को पहुंची हो। आज का ये ब्लड कैंप इस संस्था के द्वारा साल में 8-10 तो लगते ही हैं और अच्छे ब्लड वाले IMA क्रिएशन का जो ये संस्था है, इनके सानिध्य में जैन हेल्थ केयर ने इनके सहयोग में हर साल अनेक ब्लड कैंप लगाते हैं। संजय भाई जो हमारे पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार थे, वो कोविड में जन सेवा करते करते उन्होंने अपने प्राणों की जो आहुति दी है, उसकी याद में हम लोग प्रेस क्लब में उनके पुत्र तानिश जी यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं। और ये 3 साल से जैन हेल्थ केयर के साथ हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। और मैं सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करूँगा, सभी पुलिसकर्मियों का अभिनंदन करूँगा, जो 3 जुलाई जो एक फिक्स हो गई है कि हर साल यहाँ पे कैंप लगाना ही लगाना है। और यहाँ पे काफ़ी मात्राओं में सभी पत्रकार बंधु अपने परिवार, मतलब जो पत्रकार कमेटी है, उसको सहयोग करने के लिए और उन चीज़ को जीने के लिए यहाँ पे अपना ब्लड देते हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन। खबर कौशाम्बी से है, जहां मंझनपुर में विकास कार्य में अध्यक्ष की मनमानी देखने को मिली। आपको बता दें, सभासदों ने मोर्चा खोल दिया है। सभासदों ने वार्ड में विकास कार्य की अनदेखी का मुद्दा उठाकर डीएम और मधुसूदन हुल्गी से मुलाकात की। शिकायत दर्ज कराने के साथ ही उन्होंने 8 सूत्रीय मांगे पत्र का ज्ञापन सौंपा है डीएम को। 8 सूत्रीय मांगे इसमें शामिल की हैं वित्तीय अनियमितताओं के साथ ही आउटसोर्सिंग कर्मियों से पर्सनल कार्य कराए जाने का गंभीर आरोप भी लगाया। डीएम ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आपको जो ज्ञापन दिया है
उसमें मुख्य मांगे ये हैं कि जो हमारे कार्य अधूरे हैं उन कार्यों को प्रथम पूरा किया जाए और जो नगर पालिका में मनमानी चल रही है, जो कार्यों में अनियमितता चल रही है, उसको बंद किया जाए। क्या आश्वासन मिला है? डीएम साहब ने कहा है कि जो संभव होगा मैं ईओ महोदय से बात करके इस कार्य की जांच कराऊंगा और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। नगर पालिका परिषद के सभी वार्डों में लगभग एक भी ऐसे सभासद नहीं है जिनके वार्ड में समस्या न हो। जल निकासी की प्रमुख समस्या है, पेयजल की समस्या है, लोग परेशान हैं। बारिश हो जाने के कारण घरों के अंदर भी पानी भर गया है। कई बार नगर पालिका के जिम्मेदार लोगों से शिकायत की गई, लेकिन लोगों ने अनदेखा किया, अनसुना किया। कोई भी तैयार ही नहीं है किसी भी सभासद को सुनने के लिए। मजबूरन हम लोगों को जिलाधिकारी से मिलकर उनको ये शिकायती पत्र देकर हम लोगों ने उनको ज्ञापन सौंपा है कि जो भी समस्याएं वार्डों में आए उन समस्याओं को हल कराई जाए तथा जो भी नगर पालिका के लोग मनमानी कर रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए और हमारी समस्या समाधान हो। अमरोहा जिले में लगातार तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है और ये बारिश लोगों के लिए अब आफत बन गई है। अमरोहा नगर पालिका के मोहल्ला कुरैशी में मास्टर साजिद का जर्जर मकान अचानक गिर गया और वहां से गुजर रहे लोग मलबे में दबने के से बाल बाल बचे। अफरा तफरी मच गई। लोगों ने मकान मालिक मास्टर साजिद को सूचना दी। अमरोहा नगर पालिका की टीम भी मौके पर पहुंची और मालिक को नोटिस थमाया गया है। जो मकान का मालिक है, आसपास के लोगों का कहना है कि गनीमत रही कि कोई मलबे में दबा नहीं, बड़ा हादसा हो सकता है। पुराना मकान था, कई दिन से हम कह रहे थे मकान मालिक से मकान गिरने वाला है, लेकिन वो सुनवाई नहीं कर रहा था। अचानक बारिश हुई सुबह, तो इस वजह से मकान गिर गया। हम अब बताओ क्या करें। हमारी दुकान सामने है, हमारे कस्टमर भी आते हैं, सब काम करते हैं। हमारी लेबर थी, सब काम करते हैं। मेरे 2-4 लेबर काम करते हैं, लेकिन हम क्या करें, मकान गिर गया। तो कोई हादसा, कोई घटना तो नहीं घटी लेबर के? कोई नहीं घटी, बिल्कुल। ये ऊपर वाले का बहुत शुक्र है, बहुत अच्छा खासा शुक्र है जो लेबर ने को कुछ नहीं हुआ। ये खाली मकान गिरा, चलता फिरता रोड है, कोई कुछ नहीं हुआ। कहाँ का मामला है? ये मोहल्ला कुरैशी का। जी मेंबर साहब, यहाँ एक दीवार गिर गया मकान, क्या मामला पूरा? अरे ये बहुत खस्ता हालत में थी, और से पहले भी कह रहा था कि दीवार हटा दो, उन्होंने सुना नहीं है। वो इत्तेफाक ऐसा है कि आज आग आ गई तो गिर गई है 1-1.5 घंटे पहले। तो यहाँ कोई हताहत कुछ घटना तो नहीं हुई? ना फिलहाल तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो किसी चोट चाट किसी की नहीं लगी है। तो ऊपर वाले का मकान है। ये मास्टर साहब थे, इनका नाम दामाद, क्या नाम था मास्टर साहब का? शाहजी कहते थे, शाहजी थे, उनका मकान है इनके। तो उसमें ये रहते थे। अभी वो रहते तो यहाँ थे नहीं, अब वो रहते थे पीछे। तो अचानक है बस जो भी हुआ, खैर ये हो गई, कोई दुर्घटना नहीं हुई है। तो ये परिवार का रहता है? परिवार पीछे रहता है इसके। तो कुछ इनके जो है दामाद, वो एडीएम रह चुके हैं, गाजियाबाद यहाँ अमरोहा भी रह चुके हैं, तहसील में तहसीलदार भी रह चुके हैं, एसडीएम भी रह चुके हैं। वो उनका है, ये उनकी ससुराल है, ये उनके रिश्तेदार हैं। और इसी बीच हाथरस से बड़ी खबर सामने आ रही है और इस हाथरस घटना को लेकर नारायण हरि का पहला बयान सामने आया है। लगातार इस हादसे को लेकर और इतना वक्त गुजर जाने के बाद, क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा था कि आखिर ये बाबा कैसे और कहां गायब हो गए। इस इतने दुखद घटनाक्रम में भी बाबा का बयान सामने नहीं आया और अब ये हादसे को लेकर नारायण हरि का बयान सामने आया है, दुख जताया है इस हादसे को लेकर। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। जिसके सत्संग में इतना बड़ा हादसा हुआ और भगदड़ में 121 लोगों की जान गई, अभी भी कई लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब ये पहला बयान।
हाथरस हादसे को लेकर बाबा का ये पहला बयान सामने आया है और इतना वक्त गुजर जाने के बाद ये सवाल उठाता है कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद ये बयान और अब इस हादसे को लेकर दुख और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की गई है।